ओके ना। आज का आपका टॉपिक है, जिसका पहला पार्ट आज हम करेंगे, वो है द लंग कैंसर। अब कैंसर वर्ड जो है ये एक बेसिकली देखा जाए एक आम टर्म है। इसके लिए हम मैलिग्नेंट भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मैलिग्नेंट ट्यूमर भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि दो दो वर्ड्स होते हैं, पैथोलॉजी में आप कर चुके होंगे। एक को हम कहते हैं कार्सिनोमा, ठीक है, एक कार्सिनोमा होता है, और दूसरे को हम कहते हैं सार्कोमा। तो कार्सिनोमा और सार्कोमा, इसमें थोड़ा सा आपको समझना होगा कि इनका इनका क्या डिफरेंस क्या है। ये जो बात अभी हो रही है हमारी लंग कैंसर की, वो मोस्टली कार्सिनोमा होते हैं। ये कार्सिनोमा है। अब वो अगेंस्ट सार्कोमा, ये दोनों समझने होंगे वर्ड्स आपको। अब देखिए, ये जो पूरा लंग आप देख रहे हो, इसके ये है ब्रोंका है, ये ट्रेकिया है, ये मेन ब्रोंकस है, ये मेन ब्रोंका है लेफ्ट और राइट। ये अंदर जब जाएंगे तो सेकेंडरी ब्रोंका है, क्योंकि 3 लोब्स हैं तो 3 में। और हर एक लोब के अंदर फिर सेगमेंट्स होती हैं, यानी लोब्यूल्स, जिसको ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स कहते हैं। तो वहां पर वो फिर टर्शियरी सेगमेंट्स में, और उसके बाद होते होते कोई 15-16 टाइम्स डिवाइड होके आखिर में वो बबल्स की तरह बन जाते हैं, इसको हम एल्विला कहते हैं। तो जैसे ही यहाँ से एयर इंटर होगी, वो आखिर में एल्विला तक पहुंचेगी। और जो टिश्यू एयर को टच करता है उसको हम एपिथेलियम कहते हैं, भले वो ब्रोंका में हो, ब्रोंक्यूल्स में हो, चाहे एल्विला हो। एल्विला में तो होता ही सिर्फ एपिथेलियम है, उसके अलावा कोई टिश्यू नहीं होता, उसको हम एपिथेलियम कहते हैं। तो जाहिर है हमारे पास एपिथेलियम ही नहीं है। एपिथेलियम ही नहीं, एपिथेलियम के अराउंड टिश्यू भी तो है ना, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कार्टिलेज है, मसल है, बहुत सारी चीजें, उसको हम कहते हैं यहाँ पर एपिथेलियम, उसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तो ट्यूमर यानी कैंसर कनेक्टिव टिश्यू का भी तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ ब्लड वेसल्स भी, लिम्फेटिक्स भी, उनके कैंसर भी हो सकते हैं, कनेक्टिव टिश्यू का कैंसर भी हो सकता है। लेकिन ये जो एपिथेलियम है लंग के अंदर, इसका कैंसर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सपोजर ज्यादा है। वो टॉक्सिन्स, वो जो काज है, वो जो उसके उसके मसाइल है, उसके उसका एक्सपोजर ज्यादा है, टच में वो ज्यादा है। इसलिए उसका कैंसर होना ज्यादा बनता है, वो ज्यादा कैंसर उसका होता है। यानी एपिथेलियम का, अगर एपिथेलियम का कैंसर हो, तो फिर ऐसे कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं। एपिथेलियम के अलावा किसी भी चीज का कैंसर हो तो उसको हम सार्कोमा कहते हैं। होते दोनों ही कैंसर है, लेकिन खतरनाक सार्कोमा होता है, क्योंकि ये ब्लड और बहुत सारी चीजों में बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है। लेकिन कार्सिनोमा भी खतरनाक होते हैं, यकीन। तो कार्सिनोमा, तो लंग जो ट्यूमर जिसकी हम लंग कैंसर की बात करते हैं, वो मोस्टली कार्सिनोमा होते हैं, जो दरअसल एपिथेलियम से इमर्ज होते हैं। एपिथेलियम उसकी ओरिजिन होती है। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए। और होते कहाँ हैं? होते हैं या तो किसी मेन ब्रोंकस के एपिथेलियम में ट्यूमर हो जाए, आगे चल के किसी छोटे वाले ब्रोंकाई में हो जाए, ब्रोंक्यूल्स में हो जाए, यहाँ ये हो सकता है। मुख्तलिफ किस्म के ट्यूमर्स मुख्तलिफ जगहों पर होते हैं। लेकिन जाहिर है आप खुद सोच सकते हो कि ये एक बहुत ही डेंजरस डिजीज है। और उसी पर हम फोकस करेंगे कि ये है क्या दरअसल, कौन से एरियाज को इन्वॉल्व कर रही है। और उसके साथ साथ इसको यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम पेशेंट किस प्रेजेंटेशंस के साथ आएगा। सारे पेशेंट को पता नहीं होगा कि वो कैंसर का शिकार है, या उसको सिम्टम्स होंगे। फिर उसके ओवरऑल सिम्टम्स और साइंस को देख के आपको एक 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 डाउट होगा, और उस डाउट को आप कैसे कंफर्म करेंगे, यानी इसके डायग्नोसिस कैसे होगा। क्या टूल्स हैं आपके हाथ में जिससे ये डायग्नोस होगा।
सॉरी, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, प्लीज दोबारा मुझे चैट में बताएं। अभी आपको वॉइस वगैरह और साउंड ये क्लियर सुनाई दे रही? इस वक्त इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होगा स्क्रीन पर, चैट में मुझे जरा जवाब। ठीक है, सही, ओके, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, तो ये कैंसर इसी तरीके से यहाँ पर हमें डिस्कस करने को मिलेगा। ये बेसिकली कैंसर होते क्या हैं? कैंसर जो आप देखिए, ये एपिथेलियम जो होता है, ये एपिथेलियम बेसिकली रिन्यू होता रहता है। रिन्यू ऐसे होता रहता है जैसे आपका स्किन है, स्किन के ऊपर जो एपिथेलियम लगा है उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। आपको फील नहीं होता, लेकिन ये एपिडर्मिस से 3 हफ्ते के अंदर अंदर ये रिप्लेस हो जाता है। यानी जो एपिथेलियम आपके इस वक्त मौजूद है, 3 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि ये एपिथेलियम आपको पता ही नहीं चलेगा। ये नहीं है कि 3 हफ्ते में सारा उतर जाएगा और सारा उसी दिन न्यू आएगा, ये जाहिर है इस तरीके से टर्नओवर होता रहता है। और ये ग्रोथ जो होती है, इसका मकसद ये है कि ये जो सेल्स पुराने डिस्कॉमेट होके या पुराने एक्सफोलिएट होके या पत्ते पत्तों की तरह झड़ते जाते हैं, जैसे पत्ते हमें नजर आते हैं झड़ते हुए फिर नए आ जाते हैं, ये इसी तरीके से होता है। एक्सफोलिएशन जिसको हम कहते हैं, फोलिया, फोलिया मींस लीफ, एक्सफोलिया मीन से लीफ का झड़ना। ये हमारे जो स्किन के ऊपर जो एपिडर्मिस लगा हुआ है उसका एपिथेलियम, वो पत्तों की तरह झड़ता है और फिर नया आ जाता है। और ये 3 हफ्ते के अंदर अंदर सारा पुराना खत्म होकर नया आ जाता है। ये सिर्फ स्किन के एपिथेलियम या एपिडर्मिस के लिए लागू नहीं है, हर एपिथेलियम के लिए यही है। तो जिस एपिथेलियम को ज्यादा एक्सपोजर होता है डेंजरस थिंग्स का, वो एपिथेलियम का, उस एपिथेलियम का टर्नओवर और ज्यादा जल्दी जल्दी होता है, ताकि नया और ताजा दम एपिथेलियम हमेशा अवेलेबल हो। आपने स्टमक देखा है? स्टमक के अंदर जो एपिथेलियम होता है, जहां हम फूड खाते हैं, तो जो सबसे पहले जो टच करता है फूड को, पहला लेयर, उसका टर्नओवर इतना फास्ट होता है कि वो 2 से 3 हफ्ते में पूरा रिन्यू हो जाता है। वो इसलिए रिन्यू हो जाता है क्योंकि उसका एटमॉस्फेयर एसिडिक होता है, और एसिडिक एटमॉस्फेयर में पुराना एपिथेलियम वो उस एसिडिक एटमॉस्फेयर को झेल नहीं पाता, तो वो जल्दी जल्दी रिन्यू हो जाता है। इसको टर्नओवर कहते हैं। तो रैपिड टर्नओवर भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टमक के एपिथेलियम को या म्यूकोजा को रिन्यू और उस एसिड को झेलने के लिए, कैपेबल बनाने के लिए। वरना नहीं होगा तो वो वहां पर ब्रेक हो जाएगा, वो ब्रीच हो जाएगी उसकी, उसको अल्सर कहते हैं। तो अल्सर सिर्फ एसिड के होने से नहीं, अल्सर एपिथेलियम के स्लो टर्नओवर की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो वो टर्नओवर उसका भी ठीक ठाक होता है क्योंकि एयर टच कर रही है, एयर में बहुत सारे टॉक्सिन्स जा रहे हैं, तो उसको कम्बेट करने के लिए। लेकिन ये एक खास कंट्रोल्ड हालत में रहता है। ऐसे नहीं है कि इतना बढ़ जाए कि वो उस जगह पर वो एक्यूमुलेशन हो जाए और वो बल्ज कर जाए और उसको हम ट्यूमर कहने शुरू कर दें। ऐसे नहीं होगा, जितना उतरेगा उतना ही आएगा, पता ही नहीं चलेगा कि ये हो रहा है। लेकिन अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ अगर हो जाए लंग के टिश्यू में या किसी भी टिश्यू में, तो फिर उसको हम ट्यूमर कहते हैं। और ये ट्यूमर अगर कैंसर की शक्ल अख्तियार कर ले तो जाहिर है कैंसर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ना हो तो उसको बेनाइन कहते हैं। ट्यूमर तो बहरहाल है, और उसके अंदर बाकायदा चेंजेस होती हैं, मैलिग्नेंट चेंजेस। तो इसका मकसद ये है कि कैंसर होगा क्यों? कैंसर होगा क्योंकि अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ हो जाती है, और उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। और मेजॉरिटी में जो प्राइमरी कैंसर्स होते हैं लंग के, प्राइमरी का मकसद है कि जो लंग के अपने पर्सनल कैंसर्स, कुछ लंग के ऐसे कैंसर्स होते हैं जो डिस्टेंट ऑर्गन से मेटास्टेसाइज होके लंग तक भी पहुंचते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या जैसे प्रोस्टेट है, या बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जो मेटास्टेसाइज होके आके पहुंचते हैं लंग तक, वो सेकेंडरी ट्यूमर्स कहलाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्राइमरी की, जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में वो कार्सिनोमास होते हैं। वो सार्कोमास नहीं होते, सार्कोमा भी होते हैं वहां पर, लेकिन ज्यादातर कार्सिनोमास होते हैं, यानी जो एपिथेलियम के ट्यूमर होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के नहीं। कनेक्टिव टिश्यू के रेयरली मिलेंगे आपको। और ये जो ट्यूमर्स आप जहां पे देख रहे हो, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काज है ये कैंसर रिलेटेड डेथ का इस वक्त वर्ल्ड में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल। 1.3 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड एनुअली होती है। से अंदाजा लगा 13 लाख लोग, ये समझ लो कि एक साल के अंदर कोई
15 से 17 लाख या 20 लाख लोग जो है ना वर्ल्ड वाइड इस डिजीज से मरते हैं। 20 लाख लोग तो किसी जंग में नहीं मरते एक साल में, जितने इस डिजीज से उनकी डेथ होती है। तो इसके लिए कोई भी चीखता नहीं है, वो नहीं बोलता है कि इसका काज क्या है, इसको ढूंढने काज को। और इसका सबसे बड़ा काज आपको पता है, सिगरेट स्मोकिंग है। यानी वैसे तो कैंसर के काजेस का पता होता नहीं है कि व्हाट इज एक्चुअली काजिंग द कैंसर्स, पर स्पेसिफिकली लंग कैंसर के बारे में काज का पता है। काज और इफेक्ट का सबसे सबसे बड़ा एग्जांपल ये है। कम ही कैंसर होते हैं जिनके काजेस के बारे में पता है, उनमें से एक ये भी है। दिस विल बी एक्चुअली लाइक, और इसके जब पेशेंट जो आपके पास आएगा, खास तौर पे आपको मेजर सिम्टम्स जो पेशेंट में को मिलेंगे ना आपको, एक तो कफ होगी, उसमें डिस्निया होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। कफ के साथ भी इवन ब्लीडिंग भी हो सकती है, हेमोप्टिसिस जिसको कहते हैं। अगर प्लूरा इन्वॉल्व हो जाता है तो चेस्ट पेन भी होगा, अगर ना भी होता है फिर भी डल एक होगा चेस्ट के अंदर। उसके अलावा आपको इवन ब्लड क्लॉट्स वगैरह, क्योंकि इस लंग कैंसर के अंदर कुछ एलिमेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स या कुछ केमिकल्स ऐसे भी प्रोड्यूस होते हैं जो इवन आपके पूरे बॉडी के अंदर इवन क्लॉट्स कर सकते हैं। इसको हम डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग या डीआईसी कहते हैं। उसका डीआईसी, ये कुछ केमिकल्स क्लॉटिंग फैक्टर्स नॉर्मल लंग के ट्यूमर से निकल के ब्लड में आ जाते हैं। एट मल्टीपल साइट्स दे विल डू हियर द ब्लड क्लॉट, और ब्लड क्लॉट किसी जगह फंस गया तो स्ट्रोक भी कर सकता है, और बहुत सारी चीजें। और साथ में जो भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, जो भी कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर खास तौर पे आप देखें वेट लॉस, लॉस ऑफ एपिटाइट, और बहुत ही सीवियर वेट लॉस होता है उनके अंदर। उसको हम कैचेक्सिया भी कहते हैं। या आखिर में खास तौर पे लास्ट स्टेजेस के अंदर कैचेक्सिया हो जाती है, इसमें लॉस ऑफ एपिटाइट और सीवियर वेस्टेज ऑफ वेट, वेट उसका बहुत वेस्टिंग डिजीज होती है। आखिर में आपको एक बिल्कुल एक जनरलाइज वीकनेस और वेट लॉस शदीद मिलेगा। पेशेंट का वेट इवन हर कैंसर के अंदर, यही सिर्फ इसके अंदर नहीं, उसको कैचेक्सिया कहते हैं, और ऑलमोस्ट वेट उसका हाफ से भी कम हो जाता है। तो ये कुछ खास सिम्टम्स, लेकिन ये अनस्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। ये तो किसी भी डिजीज में, लंग के किसी भी डिजीज में हो जाते हैं, नमूनिया में भी, इवन ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकियोटिस में, ये होते रहते हैं ये सारी चीजें। लेकिन बहरहाल शक तो होगा, और इसका जो केस होगा आप देखेंगे कि इसका लॉन्ग स्टैंडिंग आपको बताएगा 2-3 महीने से, 4-5 महीने से ऐसा होता है। 4-5 महीने ज्यादा है तब तक बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, लेकिन ये आपको बताएगा कि, लेकिन ये कैचेक्सिया और ये खासी एडवांस्ड स्टेज में होता है। लेकिन शुरू में पेशेंट आपको पास आएगा 3-4 महीने से कफ हो रही है, स्पीटम काफी है, और ब्लड भी आ रहा है, चेस्ट में पेन की शिकायत करेगा। ये सारी चीजें जो है ये इशारा कर रही हैं लंग कैंसर की तरफ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एसओबी होगी उसको, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, या इसको डिस्निया भी कहते हैं, यहाँ हम लिखेंगे एसओबी। जब आप हिस्ट्री लिखेंगे तो हिस्ट्री हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी आप पेशेंट के पास हो और आपके पास हिस्ट्री का चार्ट है और पेपर पर जब आप हिस्ट्री लिखते हैं, तो वो पेशेंट की जो कंप्लेन होती है ना, वो जो सिम्टम्स बताता है, जिसको हम प्रेजेंटिंग कंप्लेन कहते हैं, कि इसको ये व्हाट हैज ब्रॉट द पेशेंट टू द डॉक्टर, ये है प्रेजेंटिंग कंप्लेन। आया क्यों है पेशेंट, जो चीज पेशेंट को डॉक्टर के पास लाई है उसको हम कहते हैं प्रेजेंटिंग कंप्लेन। वो जो पीसी या जिसको प्रेजेंटिंग कंप्लेन कहते हैं, वो हमेशा पेशेंट की लैंग्वेज में लिखा जाता है। पेशेंट की लैंग्वेज में हम लिखें, और वो अगर आप पेशेंट की लैंग्वेज में लिखेंगे, तो अगर आपको पेशेंट कहे कि मुझे सांस मेरी फूल जाती है, मेरी सांस में मुझे तकलीफ होती है, तो आप उसको डिस्निया नहीं लिखेंगे। डिस्निया टेक्निकल टर्म है, ये आपका एक मेडिकल टर्म है, इसमें नहीं लिखेंगे। उस पर लिखेंगे आप शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये एक आम इंग्लिश टर्म है। तो उसको हम यहाँ पे कहेंगे लाइक दिस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।
और इसी तरीके से कफिंग तो एक आम टर्म है, इंग्लिश में भी यूज होता है। फिर हेमोप्टिसिस नहीं लिखेंगे, उसको आप लिखेंगे ब्लड इन स्प्यूटम, ब्लड इन कफ। तो ये चीजें इस तरीके से आप हमेशा याद रखना। अगर फॉर एग्जांपल उसको सॉलोइंग में डिफिकल्टी हो रही है तो उसको आप नहीं लिखेंगे ही हैज डिस्फेजिया सिंस दैट मच टाइम, उसको आप लिखेंगे डिफिकल्टी इन सॉलोइंग। वो अगर कहते हैं कि मुझे 2 महीनों से मुझे भूख ही नहीं लग रही है, तो आप उसको नहीं लिखेंगे इसको ही हैज एनोरेक्सिया, नहीं, आप लिखेंगे लॉस ऑफ एपेटाइट। वो जो पेशेंट का एक आम इंग्लिश टर्म्स के अंदर आप उसको हम लिखे प्रेजेंटिंग कंप्लेन इस तरीके से होती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं इसके, ये आपको अपने प्रेजेंटिंग कंप्लेन, आप इसमें नहीं लिखेंगे रेड, अब आप देखिए ब्लड क्लॉट्स ऑल ओवर द बॉडी, आप नहीं लिखेंगे डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग, डीआईटी नहीं, डीआईसी। अच्छा, तो पेशेंट को इस तरीके से यहाँ पर इसके जनरल सिम्टम्स मैंने बताया इस तरीके से यहाँ पर। उसके बाद आप देखें कि इसका खास तौर पे इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्लासिफिकेशन में इसके 2 मेन टाइप्स इनको बिल्कुल डिस्टिंग्विश किया गया है। और ये क्यों बता रहा हूँ क्लासिफिकेशन, ये जस्ट एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि आपने पेपर में लिखना है इसलिए क्लासिफाई करते हैं, क्योंकि ये क्लासिफाई होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों जो मेन टाइप्स मौजूद हैं इस वक्त, एक ये हिस्टोपैथोलॉजिकली इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसका मकसद है कि बायोप्सी आप लेंगे तो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट बताएगा कि इन दोनों में से ये कौन सा टाइप है, और ये किए बगैर आप आगे बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों का प्रोग्नोसिस डिफरेंट है, दोनों की एक स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। आप अपनी मर्जी से अंदाजे से इसे नहीं करेंगे। जैसे हेमीप्लेजिया होता है, जैसे स्ट्रोक होता है, स्ट्रोक एक वो होता है जिसके अंदर सेरिब्रल आर्टरी के अंदर क्लॉट आके फंस जाता है, या वहां जो पहले से क्लॉट था या उधर एथेरोस्क्लेरोसिस था उसके अंदर हेमरेज हो जाती है, या एम्बुलेंस कहीं से आके उस वेसल को ब्लॉक कर देता है, तो इससे हो जाती है वहां पर सेरिब्रल इंफार्क्शन, यही स्ट्रोक है। एक स्ट्रोक वो होता है जो क्लॉट से नहीं, जो थ्रोम्बस से नहीं, एम्बुलेंस से नहीं, वो आर्टरी के रप्चर होने से होता है, वो भी स्ट्रोक है। लेकिन दोनों स्ट्रोक्स में फर्क है। वो है जो पहला था थ्रोम्बस वाला, एम्बुलेंस वाला, वो है थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना वाला, उसको हम कहते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक। और जो आर्टरी के रप्चर से हुआ है वो है हेमरेजिक स्ट्रोक। दोनों की ट्रीटमेंट डिफरेंट है। जहां पर आर्टीरियल, जहां पर थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना की वजह से हुआ है हमारा स्ट्रोक, वहां हम क्लॉट को तोड़ेंगे, ये ट्रीटमेंट देंगे। और जहां हुआ हेमरेज वहां हम क्लॉट बनाएंगे ताकि हेमरेज रुके। तो दोनों की ट्रीटमेंट आप देखिए बिल्कुल उलट है एक दूसरे से। इसका मकसद है कि स्ट्रोक का जैसे पेशेंट आएगा, जब तक सीटी स्कैन आपके हाथ में नहीं होगा आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सिम्टम्स तो दोनों के एक जैसे, दोनों में हेमीप्लेजिया है। तो सिम्टम्स आपको, और दोनों ही में आपको पेशेंट को अनकॉन्शियस नजर आएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, और ये सारी चीजें यहाँ पर दोनों ही सडनली होते हैं, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि ये है क्या। इसलिए पहले सीटी स्कैन। तो यहाँ पर भी पहले ट्रीटमेंट होगी, पहले उसकी स्टेजिंग, उसका टाइप का पता चलेगा। एक जो टाइप होती है उसको हम कहते हैं स्मॉल सेल कार्सिनोमा, SCLC, और दूसरे को हम कहते हैं नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लंग कार्सिनोमा, वो है नॉन SCLC। जो ये नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा आते हैं ऑलमोस्ट 85% ये होते हैं, स्मॉल सेल वाले 15%। ये तो कैंसर अच्छी चीज नहीं, लेकिन फिर भी शुक्र है कि नॉन स्मॉल वाले सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनकी दोनों की ट्रीटमेंट अलग अलग है। इसकी ट्रीटमेंट सर्जिकली अवेलेबल है, सर्जिकली आप इसको ट्रीट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि इसकी स्टेजेस क्या है, कौन सी स्टेज में पेशेंट आ रहा है। इसकी 4 स्टेजेस होंगी, दिखाता हूँ। यहाँ तो ये इतना तेज होता है कि स्टेजेस तो दूर की बात है। ये पेशेंट जब आपके पास आता है तो ये ऑलमोस्ट मेटास्टेसाइज हो चुका होता है, तो फिर तो इसकी स्टेजेस का कोई सिलसिला ही नहीं। इसका तो फिर सर्जिकली अमेनेबल नहीं है, ये इसको सर्जिकली ट्रीट नहीं करते, इसको फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से करते हैं। रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी इसमें भी करते हैं, लेकिन यह है कि सर्जिकली इसको रिमूव किया जा सकता है अगर स्टेज उसकी अर्ली स्टेज है। तो इसकी प्रोग्नोसिस न होने के बराबर है।
इसको किसी जमाने में छोटे, इसके हिस्टोपैथोलॉजिकली आप जब देखोगे तो इसके जो सेल्स होते हैं छोटे छोटे सेल्स होते हैं। इसको हम अमूमन कहते हैं, किसी जमाने में कहते थे इसको ओट सेल कार्सिनोमा, ओट सेल, इसको ओट सेल कार्सिनोमा कहते हैं। तो इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्टर होती है, जबकि इसकी ग्रोथ इतनी फास्टर नहीं होती। अब ये जो यहां पर हमने दिखाया आपको, ये क्लास खत्म हो सकती है जल्दी, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने जल्दी स्टार्ट किया है आज, रिकॉर्डिंग तो उसकी बाद में हुई है, लेकिन ये जल्दी स्टार्ट करने की वजह से थोड़ा जल्दी खत्म हो सकता है। तो हमारा सेकंड पार्ट थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सेकंड पार्ट हम इंशाल्लाह कल करेंगे। इसके कॉमन काजेस जो आपने देखे, इसमें कॉमन काज, इसका सबसे बड़ा जो इसका काज है वो है टोबैको स्मोक। टोबैको स्मोक इज, ये इसका बिगेस्ट काज, यूं समझ लो कि वरना तो कैंसर उमूमन हमने देखा कि उनके काजेस का पता नहीं होता है, लेकिन ये सबसे बड़ा काज जो है टोबैको स्मोकिंग। अगर स्मोकिंग, अगर टोबैको स्मोकिंग, खासतौर पर टोबैको वो जो सिगरेट में, सिगरेट स्मोक, सिगरेट स्मोकर्स अगर सिगरेट छोड़ दें तो कैंसर आधे से ज्यादा इनका इंसिडेंस कम हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें भी 15% चांसेस होते हैं। तो नॉन स्मोकर जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं, यानी पैसिव मकसद उन जगहों पे रहते हैं जहाँ पे सिगरेट का स्मोक होता है, उनके अंदर अगर जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो, साथ में कुछ और फैक्टर्स भी हों जैसे रेडॉन गैस, एस्बेस्टोस वगैरह और एयर पोल्यूशन हो, तो उनके अंदर भी 15% केसेस उनके भी होते हैं। तो 85 में 15 तो वो रेशो है, बाकी 70% जो जस्ट स्मोकर्स। तो काज में सबसे बड़ा काज तो ये होगा। सेकंड बड़ा काज है वो रेडॉन गैस, इसको मैं आगे चल के बताता हूँ। इसको डायग्नोस आप कैसे करेंगे, पता तो चल गया है, पेशेंट तो आ गया आपके पास। उसका सबसे पहले आप चेस्ट एक्सरे कराएं। पहला काम जो है, लंग में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, कोई भी आपको शक हो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है, देरी नहीं करे, पहला काम सिंपल एक चेस्ट एक्सरे करा दें, टीएवी और लेटरल भी। एकदम से कुछ ना कुछ आपको वहां मिल भी सकता है, कोई पॉजिटिव फाइंडिंग कोई है। अब देखिए यहाँ पे एकदम से ये एक्सरे आपके हाथ में आ जाए और ये देखें आप यहाँ पर, तो खुद सोच सकते हैं। अगर ये क्लियर है बिल्कुल, तो इसका मकसद है कि इतना जानने की फिलहाल जरूरत शायद न पड़े आपको, लेकिन ये शक आपको है कि इसको प्रॉब्लम है, जरूर एक्सरे में आई नहीं है, तो चेस्ट एक्सरे के बाद फिर आप उसकी सीटी स्कैन करा सकते हैं। सीटी स्कैन के बाद फिर उसमें भी अगर कभी नहीं आता है ना, तो फिर एक और स्कैन होता है, इसको हम कहते हैं पेट स्कैन। ये पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, इसमें तो बाकायदा आपको हर चीज का पता चल जाएगा कि इसकी साइज कितनी है, इसको कहाँ से रिसेक्ट किया जा सकता है, इसकी सर्जिकली किस तरीके से ठीक करेंगे, क्या होगा, कहाँ से काटना है, ये सारे डिटेल्स सुना है। खासतौर पर जब सर्जरी करनी है तो पेट स्कैन कराना। लेकिन यहां तक तो पता चल जाएगा। अब है किस टाइप का, इसको करने के लिए फिर आप करते हैं वहां पर बायोप्सी, ब्रोंकोस्कोपी करके वहां से टिश्यू ले लेते हैं। तो बायोप्सी और सीटी स्कैन गाइडेड, ब्रोंकोस्कोपी और सीटी स्कैन गाइडेड आप बायोप्सी करेंगे, क्योंकि इससे तो पता चलेगा ना कि स्मॉल सेल कार्सिनोमा है कि नॉन स्मॉल सेल, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा में इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट कि पेशेंट आपके पास उस टाइम पर आए जब उसको सर्जिकली रिमूव किया जा सकता है। वो इतना तेजी से ग्रो करता है कि पेशेंट जब तक आपके पास आया है तब तक वो मेटास्टेसाइज हो चुका होगा, और ऐसी हालत में फिर आप सर्जिकल ट्रीटमेंट उसकी पॉसिबल नहीं रहती। फिर सिर्फ आप उसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी रखेंगे ताकि थोड़ा साइज कम हो जाए, थोड़ा वो ग्रो ज्यादा ना करे, वो सिम्टम ज्यादा ना हो, लेकिन उसके प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर प्रोग्नोसिस है उसकी। स्मॉल सेल कार्सिनोमा इज मोर डेंजरस, इससे पूछा जा सकता है। तो एक डॉक्टर को, एक फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से, यहाँ पर स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल में क्या फर्क है। तो प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है किस पे, प्रोग्नोसिस डिपेंड करती है हिस्टोलॉजिकल टाइप पे, और सिर्फ टाइप पे नहीं। ऐसा नहीं है कि नॉन स्मॉल सेल है तो डरने की कोई बात नहीं है, वहां पर स्टेज पे डिपेंड करता है।
एक क्लासिफिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं टीएनएम क्लासिफिकेशन। ये आप नहीं करते, मकसद है कि टीएनएम क्लासिफिकेशन है स्टेजिंग एंड ग्रेडिंग। स्टेजिंग में आप एग्जामिन करते हो, एग्जामिनेशन से आपको पता चलता है। ग्रेडिंग हिस्टोपैथोलॉजिकल व्यू है जो हिस्टोपैथोलॉजी वाला देगा, जो बायोप्सी आप भेजते हैं। ये स्टेजिंग है। स्टेजिंग में क्या, टिश्यू कितना इन्वॉल्व है, तो चेस्ट एक्सरे में और सीटी स्कैन में आपको पता चल जाता है डॉक्टर। कोई लिम्फ नोड तो इन्वॉल्व नहीं है, यानी टिश्यू में हमें पता चल जाएगा कि टिश्यू की साइज कितनी इन्वॉल्व है, वो आपको सीटी स्कैन वगैरह से, तो T1 है कि T2 है, T3 है, ये डिपेंड करता है कि कितनी साइज है इसकी, T4 है वगैरह। लिम्फ नोड कितने इन्वॉल्व हैं, N0 है ही नहीं कोई लिम्फ नोड इन्वॉल्व, सिर्फ टिश्यू है सिर्फ। N1 है, एक ग्रुप इन्वॉल्व है, हाइलार लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है, ट्रेक्योब्रांकियल इन्वॉल्व है, N2 है। और पे एम का मकसद है कि मेटास्टेसिस हुई है कि नहीं, M0 है कि M1 है, मतलब ये है कि नहीं है। अगर मेटास्टेसिस है तो फिर सर्जरी का कोई फायदा नहीं। मेटास्टेसिस हो जाती है ना तो सर्जरी का कोई उसमें कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि अब तो दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्व हो जाएंगे। और मेटास्टेसिस में उन्मूलन ये है कि मेटास्टेसिस जब कंफर्म हो जाए कि दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो फिर जो कैंसर हॉस्पिटल्स होते हैं ना बड़े, वो फिर उस पेशेंट को नहीं लेते फिर, क्योंकि मेटास्टेसिस का मकसद है कि नाउ इट्स द मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, फ्यू वीक्स। तो अब ये क्योर नहीं हो सकता, अब क्योर नहीं हो सकता तो उस पर जो से तो वो क्योर नहीं हो सकता। और अगर क्योर नहीं हो सकता तो फिर कैंसर हॉस्पिटल वाले उस पर ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते, वो ज्यादा खर्चा उस पर नहीं करते। उनको बोलते हैं बस ये जनरल हॉस्पिटल में होते हैं, और वहाँ पर ये सिर्फ उसके सिम्टम्स वगैरह जो होते हैं वो सिर्फ उसको पैलिएटिव ट्रीटमेंट, जिसको हम कहते हैं पैलिएटिव ट्रीटमेंट, जस्ट सिम्टम्स की ट्रीटमेंट। कफ है तो कफ को ठीक कर, प्लूरल डिफ्यूजन है तो प्लूरल स्पेस से फ्लूइड को रिमूव कर दो, बस वो दोबारा आ जाएगा। डिस्निया है तो उसको ठीक करो, नेबुलाइज करो, ये चीजें वो तो जनरल हॉस्पिटल में हो सकती है। स्पेसिफिकली अब ट्यूमर की कोई ट्रीटमेंट अब नहीं है उनके हाथ में, वो फिर वापस भेज देते हैं। एक दफा आप पेशेंट भेजेंगे ना उसको अगर आप पेशेंट की हिस्ट्री रिपोर्ट वो भेजेंगे, वो मेटास्टेसिस देख लेंगे, तो वो सारे इन्वेस्टिगेशन बांध के उसको दे देंगे कि भाई अब ये केस यहाँ का नहीं। इवन शौकत खानम में भी आप भेजेंगे ना पेशेंट को, तो वो शौकत खानम वाले भी उसको रिस्पेक्ट से वापस कर देंगे, सिंपैथेटिकली उसको, उसके अटेंडेंट से उनको समझा देंगे कि वो पेशेंट की लाइफ सिर्फ आपको 4-5-6 हफ्ते 8 हफ्ते आप उसको घर पे रखें, या फिर अगर ज़रूरत पड़े तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करें, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट पैलिएटिव करके उसको ज़्यादातर आप कंफर्टेबली अपने घर पे ही रखें। तो मेटास्टेसिस पे तो ये होगा, लेकिन ये है कि फिर टीएनएम में हमें स्टेजिंग का पता चलता है कि अगर फॉर एग्जांपल T1 टिश्यू की साइज इतनी बड़ी नहीं है, लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व नहीं है, तो ये आपको रखेंगे फौरन, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट है, फिर आगे इसका सर्वाइवल भी है 4-5 साल, इवन बाद में इवन ये रिमूवल, फिर इसकी सर्जरी भी हो सकती है। सब कुछ स्टेजिंग पे डिपेंड करता है। एक तो हिस्टोपैथोलॉजिकली इसकी टाइप कौन सी है, नॉन सेल है तो फिर तो मुश्किल है ना, जिसको हम कहते हैं स्मॉल सेल, और नॉन स्मॉल सेल है तो मुमकिन है। उसकी स्टेजिंग में हमें पता चल जाएगा, फिर उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जैसे सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, ये सारी चीजें यहाँ पर ये सब हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज वी हैव द ट्रीटमेंट। उसका फिर 5 ईयर सर्वाइवल है उसका, 15-20% लोग 5 साल कोई मामूली चीज नहीं है, छोड़ देते तो ये 4 हफ्ते में 2 महीने में ये मर सकता था पेशेंट, तो ये एक्सपायर हो जाता 2-4 महीने के अंदर। अब आपने ट्रीटमेंट की, वो 5 साल जिंदा रहा है, बचेगा फिर भी नहीं, लेकिन 5 साल की लाइफ देना कोई मामूली बात है? 5 सालों में अपनी जिंदगी के, जब उसको पता होगा कि यार मैं 4-5 साल से ज्यादा नहीं रहता हूँ, तो वो 5 सालों को, यानी 5 सालों में इतने काम कर लेगा जो वो शायद 10-15-20 सालों में न करता। तो ये अपने आप में ट्रीटमेंट की सक्सेस तो है। से तो ये अभी मैंने बताया आपको कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है क्लिनिकल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मेजर जो इस वक्त प्रिवेलेंट जो हैं उसके 2 टाइप्स, उसमें से एक टाइप आपको अभी बताया मैंने,
स्मॉल सेल कार्सिनोमा। और स्मॉल सेल कार्सिनोमा में फिर दो टाइप्स के कार्सिनोमास होते हैं, एक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल लंग कार्सिनोमा, दूसरा एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा वो जो आपको मैंने बताया कि 70-80% तो कार्सिनोमा ही होते हैं, उसमें से 25% स्क्वामस सेल कार्सिनोमा होता है, बड़ा स्लोली ग्रोइंग होता है पेशेंट, इसलिए सिर्फ कफ हॉस्पिटल से चलते रहते हैं और बहुत सालों बाद आते हैं, महीनों तक चलता है और उसके बाद मुश्किल से वो यानी इतना स्लोली चलता है। दूसरा होता है एडिनोकार्सिनोमा, ये खास तौर पे सिगरेट स्मोकर्स में ये ज्यादा एसोसिएटेड है, ये 40-50% जो टोटल कार्सिनोमास होते हैं वो एडिनोकार्सिनोमा होते हैं। और तीसरा होता है लार्ज सेल कार्सिनोमा, ये कम होते हैं, लेकिन बहरहाल ये सब मिला के नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा है। ये 3-4 टाइप जो आपको इसकी बताई, उसमें सबसे ज्यादा एडिनोकार्सिनोमा। लेकिन दूसरा है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, लेस कॉमन है, 10-15% है, इसको ओट सेल कार्सिनोमा मैंने बताया अभी। ये ज्यादातर लार्जर जो ब्रोंकियल लार्जर जो ब्रोंका होते हैं ना, जो ये जो ट्रेकिया है इसमें तो नहीं, ये जो मेन ब्रोंका है इसमें भी नहीं, ये जो अंदर लंग के अंदर इंटर होके ये जो 3 लोब्स में डिवाइड हो जाएंगे ना, लोबार ब्रोंका जिसको हम सेकेंडरी ब्रोंका कहते हैं, ज्यादातर इनमें होते हैं सेकेंडरी ब्रोंका। और ये फिर देखते ही देखते इतने बड़े हो जाते हैं कि पेशेंट जब डॉक्टर के पास आता है तब तक ये पूरा आधा लंग तो इसका ना के बराबर चुका। ये हिस्टोलॉजिकली स्मॉल सेल हैं, लेकिन ग्रॉसली ये बहुत बड़े हो जाते हैं एकदम से। और ये जो भी जल्दी ग्रो करता है ना, वो उमन कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स देता है, क्योंकि सेल जल्दी डिवाइड हो रहे होते हैं ना, और हमारी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी उनकी ग्रोथ को रोकती है। जो चीज ज्यादा ग्रो हो रही होती है वो इनसे रिस्पॉन्स भी ज्यादा बेहतर देती है। लेकिन ये सब कुछ इनिशियली होता है, और इनिशियल तो पेशेंट आते ही कम, पेशेंट के आते आते वो मेटास्टेटिक प्रेजेंटेशन में पेशेंट आता है। अब तुम कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी से भी क्या कर सकते हो, अभी इतना ग्रो कर गया है, इतने ग्रोथ में तुमने स्टार्ट भी कर दी तो ये शरीर तो नहीं करेगा इतना, अब इससे ज्यादा ग्रो नहीं करेगा, अब इससे ज्यादा क्या, इस ग्रोथ में ही वो इतना डेंजरस है। तो प्रोग्नोसिस वेरी वर्स। मतलब ये अगर आता है कि आपको ओट सेल कार्सिनोमा है तो ये बहुत बहुत बुरी खबर है, यूं समझ लो पेशेंट के लिए। और ये स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं जो चेन स्मोकर्स होते हैं, जो उनके अंदर ये। तो ये ज्यादातर या तो उन प्राइमरी ब्रोंका बड़े वाले में, या फिर ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी भी, इनमें ज्यादा होते हैं। दूसरा इनके साथ जो एक मसला है वो ये है कि ये क्या कार्सिनोमा जब आप ये ग्रो करके यहाँ से आप देखेंगे ना जब इनके अंदर, तो इनके अंदर कुछ ऐसे सेल्स डेवलप हो जाते हैं जिसको हम न्यूरोसिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, जिनके अंदर न्यूरोसिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स या वेसिकल्स होते हैं, और वो स्प्लिट होके वो ब्लड में आ जाते हैं। वो हार्मोन्स होते हैं, ये एबनॉर्मल हार्मोन्स, इसमें एसीटीएच आ जाता है, इसमें एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये वो हैं जो हाइपोथैलेमस से और पिट्यूटरी ग्लैंड से डेवलप होते हैं, वो वहां से सीक्रेट होते हैं, लेकिन एबनॉर्मली यहां से सीक्रेट होना शुरू कर देते हैं। इसका मकसद है कि पेशेंट को एंडोक्राइन सिम्टम्स भी उसके साथ हो जाते हैं। यानी इसका मकसद है कि न्यूरोप्लेजिया के साथ साथ पैरेलल एक और मुसीबत भी साथ चल रही होती है, इसको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। तो ये एडीएच जो है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन ह्यूज अमाउंट में जब यहां से प्रोड्यूस हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये डायूरेसिस के एंटी होते हैं। तो इसका मतलब डायूरेसिस नहीं कराएंगे तो यूरिन आएगी नहीं, बहुत कम यूरिन आएगी। या एसीटीएच यहां से निकलेगा तो एसीटीएच के यहां से निकलने की वजह से कार्टिसोल ह्यूज अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, यानी एक तरह से आपको कुशिंग सिंड्रोम जैसी चीज हो जाएगी। तो ये एसीटीएच लाइक सिम्टम, एसीटीएच लाइक सब्सटेंसेस यहां से, इसको पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कहते हैं। ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा के अंदर होता है, पोर्ट सेल कार्सिनोमा। तो मैंने बताया ये बहुत ही रैपिड होता है, इस वजह से इसके मेटास्टेसिस की बड़ी कॉमन होती है। ये तो था, ये दोनों ही जो मैंने बताया स्मॉल सेल और नॉन स्मॉल सेल, ये दोनों की दोनों, ये दोनों के दोनों जो कार्सिनोमास होते हैं, दे बोथ आर प्राइमरी कार्सिनोमास, जो लंग के अपने पर्सनल कार्सिनोमा है। लेकिन कुछ कार्सिनोमास वो होते हैं जो बाहर से आते हैं, या दूसरे ऑर्गन्स के कार्सिनोमा जो लंग तक आ गए, सेकेंडरी, ये सेकेंडरी ट्यूमर्स जो होते हैं, सेकेंडरी लंग कैंसर्स।
और इसके अंदर जो आप यहाँ पे देखोगे तो इस किस्म के जो कैंसर्स होते हैं ये फिर जब आप लंग देखेंगे ना यहाँ पर, तो लंग के अंदर जो उन्होंने यहाँ पर आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस होती है यहाँ पर। तो चेस्ट के अंदर बड़ा सा राउंड मास आपको ऐसे ऐसे, ये नहीं कि ये इधर उधर आपको दो चार इस जगह पे आपको ऐसे मिले हैं, ये बड़ा राउंड मास यहाँ पर, ये मेटास्टेटिक। और बच्चों में तो ज्यादातर जो लंग के कैंसर होते हैं सेकेंडरी, क्योंकि बच्चे सिगरेट स्मोकर्स तो नहीं होते। और सिगरेट स्मोकिंग वैसे नहीं कि सिगरेट आपने पिया और हो गया, ये सिगरेट स्मोकर्स खासतौर पे जो ईयर्स तक के चेन स्मोकर्स जो सिगरेट स्मोकिंग करते रहते हैं या उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं जहां पर सिगरेट बहुत ज्यादा पी जाती है, तो ये पैसिव स्मोकर्स होते हैं। उन्होंने कभी सिगरेट मुंह पर नहीं लगाया होता, लेकिन सिगरेट लगाए न लगाए स्मोक तो उसके अंदर गया है। तो ये यहाँ पर मौजूद होगा चिल्ड्रेन के अंदर, मैंने बताया इस तरीके से। लेकिन ये जो प्राइमरी वाले कार्सिनोमास होते हैं ये खुद भी तो मेटास्टाइज हो सकते हैं, ये किसी आर्गन से मेटास्टाइज होके यहाँ पहुंचा, ये तो है ही, जो सेकेंडरी है। लेकिन ये जो प्राइमरी है ये भी तो कहीं और जा सकता है, तो इनकी मेटास्टाइज प्राइमरी की भी होती है, खास तौर पर उन आर्गन्स पे ज्यादा होगी जहां ब्लड सप्लाई ज्यादा है। क्योंकि कार्सिनोमा बेसिकली लिम्फेटिक्स में पहले जाता है, क्योंकि वो एपिथेलियम का ट्यूमर है और एपिथेलियम एवेस्कुलर होता है, इसलिए वो सीधा ब्लड में नहीं जाता। इनिशियली वो जो इनिशियल स्प्रेड अगर उसकी हुई मेटास्टेसिस तो वो होगा लिम्फेटिक्स में होगा, लेकिन लिम्फेटिक्स आखिर में लिम्फ नोड से होते होते बिलाखिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में तो आते ही। वो फिर ये इन्वॉल्व करता है किसको, खासतौर पर जहां सर्कुलेशन ज्यादा है, तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर, लिवर के अंदर, ब्रेन के अंदर, बोन मेरो के अंदर, वहां मेटास्टेसिस हो जाती है इसकी। मैंने बताया ना, एक दफा मेटास्टेसिस हो गई अगर, तो हम उसको स्टेजिंग में एग्जामिनेशन के दौरान ही हम उसको M1 तो लिख लेंगे। M1 का पेशेंट अब एक जनरल हॉस्पिटल में ट्रीट होगा, अब वो किसी कैंसर हॉस्पिटल में ट्रीट नहीं होगा, क्यों मेटासिस हो गई तो फिर अब समझ लो कि खेल ऑलमोस्ट खत्म है। ये फिर अब आखिरी ओवर्स का गेम चल रहा होगा, बस फ्यू वीक्स, द मैटर ऑफ फ्यू वीक्स। तो ये सेकेंडरी कार्सिनोमा इस तरीके से जहां पर ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद मिलेंगी आपको। और मैंने बताया कि इसकी स्टेजिंग वगैरह भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पर डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट कौन सी लेना चाहते हो। तो स्टेज 1 है इसकी, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। स्टेज 1 अगर है तो टिश्यू जो होगा वो अराउंड कोई 3 सेंटीमीटर तक का होगा। 2 में वो ऑलमोस्ट मोर देन 5 सेंटीमीटर्स। लेकिन इन दोनों में उमूमन यू समझ लो कि जो स्टेज 1 है इसमें अराउंड कोई 3 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन लिम्फ नोड कोई इलाज नहीं होगा। लिम्फ नोड हो जाए तो फिर स्टेज 2 हो जाता है, M0 होगा। स्टेज 2 में 3 सेंटीमीटर से ज्यादा है, लेकिन लिम्फ नोड अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन स्टेज 2 जो लेटर स्टेज 2 आएगा उसमें एक लिम्फ नोड का ग्रुप इन्वॉल्व हो गया, हेलार इन्वॉल्व हो गए और मोर देन 3 सेंटीमीटर का है। स्टेज 3 के अंदर तो 2 से 3 ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फिर यहाँ तो फिर बहुत सारी चीजें, अब तो हार्ट ये वो सारी चीजें इस तरीके से। यहाँ ये वाली ट्रीटमेंट इस जगह पर स्टेज 3 में ट्रीटमेंट नहीं होती, और 4 में तो मेटास्टेसिस हो जाती है लिवर के, बोन मेरो, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी में। यहाँ तो कोई सर्जिकल ट्रीटमेंट का कोई सवाल ही नहीं है, चाहे नाम संभाल ही हो। और स्टेज 3 में भी इवन आपको ट्रीटमेंट यहाँ पर ऑलमोस्ट न होने के बराबर है। स्टेज 2 में जहाँ नो लिम्फ नोड्स हैं, जहाँ पर ये वाली, तो स्टेज 2 और ये जो चीज है स्टेज 1 में, यहाँ अगर आ गया पेशेंट, इसका मतलब स्टेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे भी इंपॉर्टेंट जो है वो बायोप्सी से, स्टेजिंग तो हम क्लिनिकली करते हैं, ग्रेडिंग और हिस्टोपैथोलॉजिकल जो उसका टाइप है वो आपको हिस्टोपैथोलॉजी वाला देते हैं, ब्रोंकोस्कोपी के थ्रू हम उसकी बायोप्सी ले लेंगे। अंडरस्टैंड? तो ये सिम्टम्स मैंने इसके बता दिए आपको कि ये क्या सिम्टम्स होते हैं। ये 10 मेजर सिम्टम्स जो आपको दिखाया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफिंग, उसमें ब्लड,
और ब्रोंकाई की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से विस्लिंग साउंड, विजिंग जिसको हम कहते हैं, एंड चेस्ट पेन, कचेक्सिया, एंड देन डिस्फेजिया वगैरह, ये सारी चीजें इसके सिम्टम्स में आ जाएंगी। इसको आगे बताऊंगा कि एक चीज और होती है कि अगर अपेक्स में प्रॉब्लम हो जाए तो हो जाता है वहां पर हार्नस सिंड्रोम। ये बताएंगे कि हार्नस सिंड्रोम क्या है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि पेनकास ट्यूमर, इसको ऐसे ट्यूमर्स को पेनकास ट्यूमर, इस पे हम डिस्कस करेंगे, ये हमारी अगली क्लास होगी। थैंक यू वेरी मच।